एज वी हैव कंटिन्यूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यू किया था लास्ट लेक्चर में, और एक बेसिक क्राइटेरिया जाना था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि बेसिक क्राइटेरियाज इसके बारे में जाना था। एंड डेफिनेशन कहूँ या स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स और द प्रोसेस ऑफ converting raw material into semi-finished goods and again in finished goods is called manufacturing or production. There are three types of sectors we have discussed earlier: primary, secondary and tertiary. And no doubt manufacturing industries are the part of secondary sector. तो यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था। अभी आपको जो आज का टॉपिक पढ़ना है that is importance of manufacturing. Importance of manufacturing में अगर हम पढ़ें तो देखिए राइट साइड में दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट। देखो, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछा है बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके, और आपसे 3 नंबर या 4 नंबर में ही ये क्वेश्चन पूछेगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं पूछ सकता है, और आपसे ये क्वेश्चन 5-6 नंबर की भी प्रोबेबिलिटीज़ थोड़ी सी कम ही मेरे को समझ में आती है। 3 या 4 नंबर में प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं कि ये क्वेश्चन पूछे। तो अगर आता है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। इफ़ दे आर आस्किंग इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सो वी हैव टू कंटिन्यू इट विद points, that how many points we can write through the importance of manufacturing. तो पहला पॉइंट आपकी NCERT का है, manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. देखिए, आपके पास बुक होगी NCERT की, मैं वहीं से फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी सी बुक यहाँ पे क्लियर ना दिखें तो आप ऑडियो से क्लियर करिएगा, ठीक है। और बुक तो आपके पास है ही घर पे, तो आप उससे पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। जैसे द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट दे ओनली नॉट हेल्पिंग इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। अभी क्या है कि पहले टाइम पे एग्रीकल्चर होती थी तो कुछ ऐसी ओल्ड टेक्निक्स हमारे पास थी जिससे हम एग्रीकल्चर करते थे। नाउअडेज देयर आर मेनी new technologies or new methods have been adopted for agriculture too. So first of all first is that they are helping it in the modernizing agriculture, and the second most important point is that this manufacturing sector has reduced the heavy dependence of people in agriculture sector. जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड मोर देन 70% ऑफ द पीपल वर engaged in agriculture in the past times. So now what has happened in the current scenario, that due to the outcome of manufacturing industries, there has been the people has been shifted, or it can be concluded that there had been a gradual shift of people from agriculture to secondary sector और primary to secondary sector. तो ये जो लोग आपके एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो बर्डन है ये धीरे धीरे क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है. सेकंड इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. दिस वॉज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट वेंचर इन इंडिया. देखो यहाँ पब्लिक सेक्टर और जॉइंट वेंचर दिया है. वैसे तो आपको मीनिंग क्लियर होगी पब्लिक सेक्टर की, फिर मैं बता देता हूँ कि पब्लिक सेक्टर जहाँ भी आपको आए तो इट इज़ रिलेटेड विद गवर्नमेंट. ठीक है, कि सरकारी विभाग है, गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ पे वर्क कर रही है, द डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट. और जॉइंट वेंचर क्या होता है ना, कि जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके काम करें, या पब्लिक सेक्टर में भी क्या है, एक से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो एक साथ अगर आके काम करती हैं तो दोज आर कॉल्ड जॉइंट वेंचर. तो क्या दिया है कि द फर्स्ट इज़ दैट प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. मतलब क्या है कि दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ सक्सेसफुली समहाउ समवॉट दे हैव इरेडिकेटेड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो एंड पॉवर्टी टू. यानी कि बेरोज़गारी की समस्या और गरीबी की समस्या, ये दोनों को इन्होंने क्या किया है, रिड्यूस किया है. किसने? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ने. तो यही सबसे बड़ा मोटिव था किसका, पब्लिक सेक्टर का और जॉइंट सेक्टर का इंडिया में इस्टेब्लिश करने का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. इसके बाद इसे में दिया, इट वाज एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़ बाय इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया. अभी देखो इसमें तुमसे पूछ सकता है ना
कि व्हाट इज़ रीजनल डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब समझते हैं, डिफरेंस, अंतर, है कि नहीं। तो क्या है कि ये आपका रीजनल डिस्पैरिटी को कम करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कोई शहर है, वहाँ पे पहले से ही स्कूल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, सब काम चल रहा है, लेकिन बैकवर्ड एरियाज़, रूरल एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़, यहाँ पे रिसोर्सेज का ना होने से आप देखेंगे कि लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की एंड ऑल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या मोटिव था कि हम इन्हीं ट्राइबल एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ में कुछ इंडस्ट्रीज़ सेटअप करने जा रहे हैं, जिससे रीजनल डिस्पैरिटी कम हुई। जितनी ज़्यादा ये जो जोग्राफिकल बेसिस पे, रीजन्स पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में गैप हो गया है, ये कम होगी। थर्ड इज, मतलब कहने का मतलब ये ना कि ट्राइबल एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ भी विकसित होंगे जितने दूसरे एरियाज़ हैं। थर्ड इज एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स ब्रिंग्स मच इन नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी देखो क्या है, भारत अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ही सिर्फ और सिर्फ डील करता है, जैसा कि पहले हम करते आ रहे थे, तो हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं ना एक्सपोर्ट करने के लिए। अब जितना ज़्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इंडल्ज होंगे, इंगेज होंगे, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकें और उससे हम पैसा कमा सकें। और इतना ही नहीं, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होगी। फॉरेन एक्सचेंज आप लोग समझते हैं विदेशी मुद्रा। अभी क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर, यूरो, इन्हीं सारी करेंसीज की वैल्यूज़ आती है। सो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस, दैट द इंडियन गवर्नमेंट or any government of any country which are exporting larger amount of goods in the foreign countries, they will able to receive more foreign exchange. Next point is, countries that transform their material into wide variety of furnished goods of higher value for prosperity lies in increasing and diversifying manufacturing industry as quick as possible. ठीक है जी। चौथा पॉइंट भी ये है कि रॉ मटेरियल्स को कितने वाइड तरीके से, वाइडली हम क्या कर सकते हैं, फिनिश गुड्स में चेंज कर सकते हैं, जिससे प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलेगी। आगे देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं। दैट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw materials and such as irrigation pump, fertilizers, pesticides, plastic, PVC pipes, machines, tools, etc. to farmers. क्या दिया है, या इस नीचे वाले पैराग्राफ में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक कनेक्टिविटी बताने की आपको कोशिश किया है इसमें, कि ये दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट टर्म्स हैं, कह सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हमें जो है कि पीवीसी पाइप्स, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ चाहिए, जो प्रोवाइड कौन कराता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये कुछ इसमें इसकी इम्पोर्टेंस दिखाई दे रही है। ठीक है, और एक पैराग्राफ लास्ट में आप और पढ़ेंगे तो दिया है कि इन द प्रेजेंट डे ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अभी आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, वैश्वीकरण का, तो सेल्फ सफिशिएंसी इनफ नहीं है। जिस भी कंट्री को, जिस भी नेशन को जहाँ से भी गुड्स की ज़रूरत है वो वहाँ से ले सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आज का हम टॉपिक पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्या ही इसमें दिया क्या है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, पहला पॉइंट था कि दे आर नॉट ओनली हेल्पिंग इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑन पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर। ये कितना अच्छा पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को नहीं मॉडर्नाइज करता है मैन्युफैक्चरिंग, जबकि ये क्या करता है कि आपकी हैवी डिपेंडेंसी को कम करता है। यानी जितने लोग पूरी तरह निर्भर थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे नौकरी के लिए, कामकाज के लिए, वो डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, जूट इंडस्ट्री जैसे देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में होती है, बंगाल में, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री आपकी महाराष्ट्र में, गुजरात में है। तो जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोगों को क्या है, वहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा ना जी, बताइए। तो ये सारे रीजन्स हैं। सेकेंड इज़ कि इरेडिकेशन, ठीक है, गरीबी और बेरोज़गारी दूर होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। एग्रीकल्चर से भी होता था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग के आने से बहुत मैसिव स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया जा सकता है। तीसरा, एक्सपोर्ट कर सकते हैं गुड्स। चौथा, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होगी, ठीक है, एक हमारी कंट्री की एक अच्छी खासी रेपुटेशन होगी, ठीक है, लोगों के बीच में इक्वालिटी डेवलप्ड होगी। जैसे जैसे इनकम आएगी तो लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ कर सकेंगे, जो जीडीपी ग्रोथ को भी दर्शाएगा आगे बढ़ते हुए। तो ये सारे रीजंस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस हम इसमें जान सकते हैं।
चलिए तो रिवाइज़ करिए, ठीक है। और खैर अभी इस वीडियो से आप एडजस्ट करिए, बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको स्क्रीन के साथ सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। टिल देन रिवाइज। थैंक यू वेरी मच।